नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। तांत्रिक मैडम की स्टोरी का आज वक्त है, एपिसोड 65। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज तांत्रिक मैडम के साथ कोई नई कहानी जुड़ी है क्या, कोई नई घटना के बारे में छानबीन करने वाले हैं क्या। अब तो हम उनके हवेली पे चलते हैं, उनके फार्म हाउस पे चलते हैं और देखते हैं उस फार्म हाउस में अभी चल क्या रहा है। सुबह हो चुका था। आशीष नहा धोकर के फ्रेश होकर के किचन में आ चुके थे, अपने लिए चाय और तांत्रिक मैडम और जेसिका के लिए कॉफ़ी तैयार कर रहे थे। और तभी घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, डोर बेल की। कौन हो सकता है भाई सुबह सुबह के टाइम में? अभी तो 7 ही बजे हैं, कौन आया है? अब सारा काम छोड़ करके आशीष निकल पड़ते हैं गेट की तरफ। गेट खोलते हैं और तब देखते हैं कि अरे मेन रोड पर जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर कोई लड़की दिखाई दे रही है। कौन हो सकती है भाई? उसके साथ में तो कोई नहीं है, अकेली है, तो कौन हो सकती है? अब जानने के लिए मेन गेट की तरफ आशीष चल पड़ते हैं। आखिर कौन है, सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आई है? क्या कोई तांत्रिक मैडम की क्लाइंट है या फिर कौन है? गेट पर पहुँचते हैं, आशीष पूछते हैं कि आप कौन है जी, क्या काम है, किससे मिलना है? लड़की कहती है मुझे घर के अंदर आने दीजिए ना, मुझे मैडम जी से मिलना है। आशीष इस लड़की को कभी तांत्रिक मैडम के आसपास में नहीं देखे थे, ना इसको जानते थे, बिल्कुल नई लड़की थी। तब पूछते हैं कि आप तांत्रिक मैडम को जानती हो, कभी मिली हो? और तब वो लड़की कहती है नहीं, आज मैं पहली बार आ रही हूँ। आशीष पूछते हैं कि कोई विशेष काम? और तब कहती हाँ, मुझे तांत्रिक मैडम से मिलना जरूरी है, आप मुझे मिलवा दीजिए। आशीष तो बहुत सवाल पूछना चाहते थे लेकिन चुप हो जाते हैं और कहते हैं कोई विशेष बात है, कुछ घटना आपके साथ में घटी है? और तब वो लड़की कहती है कि देखिए जो कुछ मैं कहना है तांत्रिक मैडम के सामने ही बताना है, आप मुझे तांत्रिक मैडम से मिलवा दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। अब इसके बाद आशीष कुछ बोल नहीं पाते, कहते हैं अंदर आ जाइए। चलिए अभी तो तांत्रिक मैडम आराम कर रही है, अभी तो मैं उनके लिए कॉफ़ी बनाया हूँ, उनको जागने में और कुछ वक्त लग सकता है फ्रेश वगैरह होने में। आइए तब तक आप यहाँ पर बैठिए। ड्राइंग रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी या चाय लेंगे? और तब वो लड़की कहती कि नहीं, मैं कुछ भी अभी लेना पसंद नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, आप मुझे जल्दी से जल्दी तांत्रिक मैडम से मिलवा दीजिए। आशीष समझाते हैं कि देखिए आप इस घर में आ चुकी हैं, तांत्रिक मैडम कुछ देर के बाद आपसे ज़रूर मिलेंगी, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, आप दूर से आ रही हैं, तो मैं क्या आपके लिए चाय ले आऊँ या फिर कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? बड़ी मुश्किल से वो लड़की कहती है ठीक है, आप मेरे लिए चाय अब ले आइए। आशीष चले जाते हैं, अपने लिए चाय तो बना चुके थे, अब तांत्रिक मैडम के लिए कॉफ़ी और जेसिका के लिए कॉफ़ी लेकर के बेडरूम में जाते हैं। घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। तब जेसिका उठती है, जेसिका दरवाज़ा खोलती है। आशीष कहते हैं ये लो पकड़ो और तांत्रिक मैडम को उठाओ, बोलो कोई उनसे मिलने के लिए आया है। एक लड़की है जो देखने में यंग लग रही है और कह रही है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, तांत्रिक मैडम से मिलना ज़रूरी है, तांत्रिक मैडम को आगाह करो, अब बताओ उनको। अब इसके बाद आशीष फिर किचन में आते हैं, एक कप और चाय बनाते हैं और दोनों कप ट्रे में रख करके ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। एक कप उस लड़की को देते हैं, कहते हैं पहले आप चाय पीजिए, अब इसके बाद मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, अगर आप बताना उचित समझे तो। वो लड़की चाय का कप तो ले लेती है और आशीष उसकी तरफ देखते हैं। देखने में तो कोई बड़े घर की लग रही है, जैसा कपड़ा लत्ता सब कुछ पहन रखी थी, तो एक नज़र में भांप लेते हैं आशीष कि भाई अच्छे परिवार की लड़की है, तो इसके साथ में कुछ
भुतहा घटना घटा होगा, तभी तो ये तांत्रिक मैडम के पास में आई है। ऐसा क्या घटना हो सकता है? अब जानने की इच्छा होती है, और लेकिन तभी चुप हो जाते हैं। कुछ आवाज़ सुनाई देती है, मतलब तांत्रिक मैडम जाग चुकी है और आशीष को आवाज़ लगा रही थी। आशीष चाय का कप छोड़ करके जल्दी से तांत्रिक मैडम के कमरे में आ जाते हैं। तांत्रिक मैडम उनसे पूछती है, जेसिका बता रही थी कोई आकर के सुबह सुबह इंतजार कर रहा है, कौन है? आशीष कहते हैं कि देखिए, इस लड़की को तो मैं पहली बार देखा हूँ, शायद आपको भी नहीं जानती है। कह रही है मैं बहुत दूर से आई हूँ, मिलना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार देख लो, आप तैयार हो जाओ, और तब तक उसको मैं ड्राइंग रूम में बैठा रखा हूँ, चाय दे रखा हूँ। तांत्रिक मैडम कहती जाओ, अकेले मत छोड़ना उसको, लड़की दूर से आई है, अच्छी खातिर बातिर करो। और इसके बाद आशीष उसी जगह पर आ जाते हैं। तब तक लड़की थोड़ा चाय पी चुकी थी, आशीष भी चाय पीते हैं। चाय पीते पीते फिर उस लड़की से पूछते हैं कि क्या समस्या है, आप तांत्रिक मैडम से क्यों मिलना चाहती हो? आपको पता है तांत्रिक मैडम हर काम के लिए पैसे लेती है, आपको तो ज़रूर पता होगा। लड़की कहती हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांत्रिक मैडम बहुत सारा अपना फीस लेती हैं। मैं वो फीस देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मेरा काम होना चाहिए। आशीष समझ जाते हैं कि लड़की जो है पैसे वाले घर की है, लेकिन अकेले क्यों आई है, इसका परिवार साथ में क्यों नहीं है? मन में एक खटका तो होता है। अब फिर कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है आपके साथ में? लड़की चाय का कप रखती है और कहती है मेरे साथ नहीं, मेरे प्रेमी के साथ में। प्रेमी नहीं, मेरा मंगेतर ही अब हो चुका है, उसके साथ में घटना घटी है। क्या घटना घटी है, आशीष पूछते हैं, तो लड़की चुप हो जाती है। अब फिर कहती है कि कितना टाइम और लगेगा तांत्रिक मैडम के आने में? आशीष समझ जाते हैं कि लड़की शायद तांत्रिक मैडम को पूरी बात बताने की अब तैयारी में है। कहते हैं थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, अब वो थोड़ा फ्रेश होकर के आती होगी। अब इसके बाद कुछ भी पूछ नहीं पाते, वो समझ जाते हैं कि लड़की उनसे बात करने का इच्छुक नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि इसके साथ में कुछ न कुछ हादसा हुआ है, जो बता रही है मेरे मंगेतर के साथ में, तो ऐसा क्या हुआ होगा? खैर कुछ देर के बाद में तांत्रिक मैडम, जेसिका, वो लोग भी आ जाते हैं। लड़की उठ के नमस्ते करती है, लेकिन तांत्रिक मैडम पहचानती नहीं है। नमस्ते का जवाब देती हैं और कहती है बैठो, कहाँ से आई हो? तब अपना परिचय बताती है कि मैं पहाड़ी क्षेत्र से आई हूँ, हमारा वहाँ घर वहीं पर है। तांत्रिक मैडम कहती है कि आखिर समस्या क्या हुआ और आप मुझे किस तरह से ढूंढ पाई? क्या आप मुझे जानती थी पहले से? तब कहती कि नहीं मैडम, मैं तो आपका पहली बार नाम सुना हूँ और मेरे साथ में ऐसी कुछ घटना घट गई, मैं बहुत ही परेशान हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। घबरा करके खड़ी हो जाती है। तब तांत्रिक मैडम कहती कि नहीं नहीं बैठो, आप इस घर में सुरक्षित हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। लड़की कहती मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ, मैं अपने प्रेमी, अपना मंगेतर के लिए, जिनका नाम है गोविंद। मेरा नाम नीलिमा है और मैं पहाड़ी क्षेत्र से आई हूँ। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम पूरी कहानी पूछने लगती है और वो लड़की भी देरी नहीं करती है, शुरू से लेकर के अंत तक कहानी बताना शुरू कर देती है। उसका कहानी बस यूं ही था। वो बताती है कि हम और गोविंद बहुत दिनों से हम आपस में प्रेम करते थे और हमारा परिवार अभी तक जानता नहीं था। हम अपना प्रेम अभी छुप छुपा करके करते थे, लोगों के नज़र में नहीं आते थे। हमारा मिलना जुलना सब एकांत में होता था। जब हमारा परिवार सो जाता था, गोविंद के परिवार भी सो जाता था, और तब हम लोग अपने अपने घर से बाहर निकलते थे। पास वाले जंगल में एक जगह थी जहाँ मेरे लिए सुरक्षित स्थान था और गोविंद के लिए भी। हम अक्सर उसी जगह पर रात को गोविंद से मिलते थे और वो कोई हमारे लिए नई रात नहीं थी। ऐसा तो एक दो दिन के बाद हम लोग करते रहते थे। घंटों हम उस जगह पर बैठे रहते थे और अपने भविष्य के बारे में सोचते थे कि आखिर कैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, हम अपने परिवार को कैसे बताएंगे
कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पाएंगे। और जब तक गोविंद बताते थे कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने परिवार में थोड़ा बहुत हिंट दे चुका हूँ, मैं अपनी माँ को बता रखा हूँ, लेकिन वो तुम्हारा नाम नहीं जानती। इतना तो जरूर बताया हूँ कि वो खूबसूरत लड़की है और हमारी ही मोहल्ले की रहने वाली है, पहाड़ी क्षेत्र की है वो भी। मेरी माँ कहती थी उस लड़की से मिला दो, मैं मिलना चाहती हूँ। गोविंद तो मुझे कहते थे कि चल के मेरी माँ से मिल लो, लेकिन मैं अपने परिवार में किसी को नहीं बताई थी, मुझे डर लगता था। मुझे तो लगता था कि अगर मैं ये खबर अपने माँ बाप को बताऊंगा तो मेरे घर में जैसे भूकंप आ जाएगा। मेरे पिता बहुत गुस्से वाले थे, मैं इसी बात से घबराती थी। लेकिन इस समस्या का हल गोविंद नहीं कर लिया। वो जा करके दिन के टाइम मेरे घर में आते हैं और मेरी माँ से मिलते हैं। अब बिना कोई भूमिका बनाए हुए सीधी बात करते हैं कि हम और नीलम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, आप हमारी शादी करवा दीजिए। ये सब बात सुनकर के माँ एकदम मुंह खुला का खुला रह गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक गोविंद ऐसी बात कैसे कर लिया। लेकिन इसके बाद जो गंभीर बात थी उस टाइम की, वो सब एकदम समझ में नहीं आता। हर जो भी लोग वहाँ पर थे एकदम आश्चर्य से देख रहे थे कि अचानक गोविंद ऐसा कैसे बोल सकता है। ना तो हम अच्छी तरह से उसको जानते हैं और ना कभी हम उससे बातचीत किए हैं, लेकिन गोविंद अपने बारे में सब कुछ बताता है। और इसके बाद मैं तो बहुत डर गई थी कि अब ना जाने मेरे घर में क्या होगा। हो सकता है कि मेरे साथ मेरे पिता कुछ गलत एक्शन भी ले लें। अब ऐसे ही थे गुस्से वाले, मैं बहुत खौफ में थी। लेकिन उस टाइम मेरी माँ मेरी साथ देती है, कहती घबरा मत, लड़का बहुत अच्छा है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं तो देख लिया था, पहली नज़र में मुझे लड़का पसंद आ गया था। तब मेरी सांस में सांस आती है। अब इसके बाद हमारी बात सगाई तक पहुंच चुकी थी। हम दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहले से जानते थे। इसके बाद मुझे और गोविंद को आज़ादी मिल गई थी। हम दूर दूर तक रात के टाइम में घूमने निकल जाते थे। गोविंद के पास में बाइक थी और बाइक पर मुझे सैर करना बहुत ही पसंद था। हम आधी रात तक अब बाहर घूमते रहते थे, लंबी लंबी सैर पे चले जाते थे। अब किस बात का डर था। कुछ दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन वो रात हमारे लिए बहुत दुखद हुई थी। जब हम एक दोस्त के घर से पार्टी से लौट रहे थे, जन्मदिन का पार्टी था गोविंद का, कोई मित्र का। हम उसी के पार्टी में गए हुए थे और वहाँ देर हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी, मौसम भी बिगड़ रहा था। तब मैं कह रही थी गोविंद हमें घर लौट जाना चाहिए। गोविंद कहने लगे हाँ बस चल रहे हैं, बस कुछ देर। लेकिन जब तक हम लोग बाहर निकले मौसम और बिगड़ चुका था। जब हम जंगल वाले रास्ते पर आते हैं तब बारिश होने लगती है। एक बार जो बारिश शुरू होती है ना, वो रुकती नहीं है। अभी हमारा घर काफ़ी दूरी पर था। अचानक जब बारिश आ जाती है ना तेज, हम बाइक रोक लेते हैं। गोविंद बाइक रोक लेते हैं, आसपास में तलाश करने लगते हैं कि कहीं बारिश से रुकने के लिए कोई शरण लेने की जगह है क्या। तब बिजली चमकती है तेज रोशनी में। जंगल के साइड में, रोड साइड में ही एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। देखने में पुराना होता है, सफ़ेद रंग का, जैसे उस पर पेंट किया हुआ हो। रोशनी में जब आकाशीय बिजली गिरती है, आसपास में चमक होता है, तब वो सफ़ेद पेंट चमकता हुआ दिखाई देता है। गोविंद कहते हैं मेरा हाथ पकड़े हुए, चलो ये पास में घर है, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। जब बारिश बंद हो जाएगा तब हम अपने घर के लिए चल पड़ेंगे। मैं भी गोविंद और वो उस घर के पास में आते हैं। घर देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था, लेकिन उसका पेंट था ना, जैसा लग रहा था कि कुछ ही महीने पहले हुआ हो। दरवाज़ा बंद था। गोविंद दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। कुछ देर के बाद में कोई जब आवाज़ नहीं आती है, आज बारिश इधर तेज भी हो गई थी, हम लोग बाहर भीग रहे थे और तभी गोविंद और दरवाजे को धक्का देते हैं। दरवाज़ा खुल जाता है और तब गोविंद मेरा हाथ पकड़ते कहते हैं शायद इस घर में कोई नहीं है, पुराना मकान होगा, यहाँ पर लोग रहते नहीं हो, चलो हमें क्या करना है, कुछ देर यहाँ पर हम रुक जाएंगे जब तक बारिश ख़त्म भी हो जाएगी, इसके बाद हम लौट चलेंगे।
हमें नहीं पता था कि हम उस घर में प्रवेश तो कर रहे हैं, क्या हम सही सलामत उस घर से बाहर भी निकल सकते। हम लोग जल्दीबाजी में ये सब किए थे। अगर बारिश नहीं होता तो हम उस पुराने घर में कभी जाते भी नहीं शरण लेने के लिए, और ना तो हम कभी उस घर को देखे हुए थे। अचानक ये सब हुआ था। हम उस रास्ते से ना जाने कितनी बार आए जाते आते थे, लेकिन उस घर पर हमारा कभी नज़र पड़ा ही नहीं था। आखिर वो किसका घर था, हम और गोविंद कोई भी नहीं जानता था। हम उस घर के अंदर में आ गए थे। आसमान में अभी भी बादल गरज रहा था, बिजली बाहर चमक रही थी, और बिजली की रोशनी जो चमक हो रही थी, उसमें जो खिड़की थी उसमें से रोशनी भी अंदर आ रही थी। और जब वो रोशनी अंदर आती थी तब हमने देखा कि जिस कमरे में हम शरण लिए हुए हैं वो भी पुराना है। मकड़ी के जाले इधर उधर दिखाई दे रहा है। सामने में एक लकड़ी का अलमारी है जो खुला हुआ नजर आ रहा है। दोनों पल्ला उसका खुला हुआ है। हम समझ जाते हैं भाई पुराना मकान है, हमें इसमें क्या करना है, बस कुछ देर बारिश जैसे बंद होती है हम लोग निकल जाएंगे। जब बिजली की चमक खत्म हो जाती थी ना, तो उस जगह पर बहुत ही घनघोर अंधेरा दिखाई देता था। हम समझ नहीं पाए थे। हम दोनों एक साथ में अब अपना हाथ में हाथ दिए हुए खड़े थे, और खिड़की के पास हम बाहर का देख रहे थे कि कब बारिश बंद होगी, कब बारिश बंद होगी। बाहर अभी भी बारिश तेजी से चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। अब मैं थोड़ा उस टाइम डरी हुई थी। जब भी आसपास में बिजली चमकती थी, जोर की आवाज़ होती थी, तो मैं डर जाती थी। वो जो लकड़ी का अलमारी है ना, जो दो खुला हुआ पट था, दोनों को दोनों, जब तेज हवा आती थी ना तो दोनों हिलने लगते थे। और उसी पल बिजली चमकती है, अलमारी के अंदर से जैसे कोई परछाई निकल कर के बाहर आ जाती है। मैं तो देख करके समझ नहीं पाई, मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है। लेकिन जब मैं इशारा करती हूँ अपने मंगेतर को यानी गोविंद को, तो उनको कुछ नज़र नहीं आता है। कहते हैं कहाँ पर, क्या, किसको दिखा रही हो। लेकिन जब तक मैं बोल पाती तब तक देर हो चुका था। वो परछाई एक औरत की थी जिसके बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें। कुछ पल के लिए मुझे वो बिल्कुल जैसे इंसान नज़र आते हैं वैसी नज़र आई थी। अब मैं गोविंद को बता रही हूँ कि पीछे देखो, पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक औरत खड़ी है। लेकिन वो मुड़ते हैं और तब तक तो देर हो चुकी थी। वो परछाई जो एक इंसान के रूप धारण कर रखी थी, गोविंद को हाथ पकड़ करके, उनके बाल पकड़ के उसी अलमारी के अंदर खींच लेती है। और जब तक मैं दौड़ती तब तक अलमारी के दोनों पट यानी दोनों दरवाजे बंद हो चुके थे। मैं तो चीख पड़ी थी। उसी टाइम ऐसा लगने लगा कि घर जो है ना धुएं से भरता जा रहा है। सफ़ेद धुआं हर तरफ से निकलता हुआ महसूस होने लगा। मेरी तो दम घुटने लगी। ऐसा लगने लगा कि प्राण निकल जाएगा। मैं ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी। अब मैं गोविंद को बचाना भी चाहती थी। उस अलमारी को खोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अलमारी खोल नहीं पाता है। मैं इतनी, मेरी हालत बुरी हो चुकी थी, मैं एक एक सांस के लिए तरस रही थी, और अचानक अपने आप को संभाल नहीं पाती। मैं बेहोश हो जाती हूँ गिर करके। जब मुझे होश आता है, मैं आंखें खोलती हूँ तो सुबह हो चुका था। बादल छट चुके थे। जो तूफानी रात थी वो ख़त्म हो चुकी थी। सुहाना दिन नज़र आ रहा था। सुबह का वक्त हो चुका था। मैं जंगल में पड़ी हुई थी। ना तो वहाँ घर था, ना कुछ ऐसा मुझे रात में जो दिखा था सफ़ेद रंग का वो घर पुराना सा, वो बिल्कुल गायब हो चुका था। मेरे बगल में ही गोविंद बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं उनको उठाती हूँ, बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खोलते हैं, और इसके बाद वो मुझे पहचानते तक नहीं। मैं जब उनको होश में लाती हूँ, बड़ी मुश्किल से वो होश में आते हैं, तब मुझे पहचानते हैं। कहते हैं हम लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर हुए, हम लोग के साथ में क्या हुआ। अब इस घटना से मैं तो काफ़ी डरी हुई थी, और इसके बाद गोविंद भी डर गए थे। हम दोनों, जहाँ हमारी बाइक खड़ी थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। हम बाइक पर सवार होकर अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। और इसके बाद
गोविंद के साथ हर रात में ऐसा ही कहानी बनने लगती है। गोविंद जिस कमरे में सोए एक परछाई निकलती है और गोविंद को अंधेरी दुनिया में लेके चली जाती है। जब सुबह होती है तब गोविंद को पता चलता है कि मैं तो कहीं और गया हुआ था, मेरे साथ में क्या क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। गोविंद बहुत डरे हुए थे। हम दोनों मिलते थे, गोविंद पूरी सारी कहानी बताते थे। तब हमें लगने लगा कि अब हम क्या करें। इसके बाद हमारे मम्मी पापा, गोविंद के मम्मी पापा तंत्र मंत्र तांत्रिक से मिलने लगे, झाड़ फूक होने लगा, लेकिन ये समस्या का निदान हो नहीं पा रहा था। हम लोग बहुत जगह पर भटक चुके हैं, जहाँ जहाँ पर लोग बताते थे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर आपको समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे गोविंद की हालत ऐसी ही है। मैं अपने गोविंद के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गोविंद को सही कर दो। ऐसा क्या हुआ था, वो परछाई किसकी थी और गोविंद के पीछे हाथ धो करके क्यों पड़ी हुई है। अब तो गोविंद का हालत बहुत ख़राब है, ना तो सही ढंग से खाना खाते, ना सही ढंग से सो पाते हैं, हमेशा डरी डरी अवस्था में रहते हैं, दीवार का घूरते रहते हैं। कई बार तो दिन में भी चीखने लगते हैं, वो आ गई, वो आ गई। और इसके बाद वो डर करके बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टरी इलाज भी हमने बहुत कराया, झाड़ फूक भी बहुत कराया, लेकिन अब हम आपके पास थक हार करके आ चुके हैं। हमारी मदद करो मैडम जी, हमारी मदद करो। इतना कह करके जिसका नाम था नीलमा, वो रोने लगी थी। तांत्रिक मैडम उसको चुप कराती है कि देखो बहन, आप शांति से बैठो और मुझे सोचने दो जरा। आप उस रात में गोविंद के साथ में थी ना, जब ये घटना हुआ था। तब नीलमा बोलती है कि हाँ जी मैडम जी, मैं तो बिल्कुल साथ में थी। मेरी वजह से तो उस घर में गए थे गोविंद, नहीं तो भीगते हुए बारिश में चले जाते हैं। मेरी वजह से, मेरी सुरक्षा के लिए कहने लगे कि तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरी वजह से तो उनके साथ में ये घटना घटी है। मैं तो अपने आप को दोषी मानती हूँ इस घटना का। फिर रोने लगती है। तांत्रिक मैडम उसको समझाती है कि देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला बहन, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर गोविंद रहते हैं। मैं उनको देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। मैं उस जगह पर भी जाना चाहती हूँ जहाँ पर ये तुम्हारे साथ घटना घटा था। जब तक मैं उस रहस्य को समझ नहीं पाऊँगी, मैं इलाज तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। मैं हवा में तीर नहीं चलाती हूँ, मैं बीमारी को जड़ तक जाती हूँ। मैं बीमारी को जब तक समझ नहीं लेती तब तक मैं हाथ नहीं लगाती। इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरा फीस है आप दे नहीं पाओगे। वो लड़की कहती है, मैडम जी आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे पता चला था, जहाँ जहाँ मैं गई आपके बारे में जानकारी मिला कि आप बहुत पैसे लेती हैं, लेकिन मैंने कोशिश करने में अब कोई गर्ज नहीं समझा। मैं सोचा कि चलो आपके पास जा कर के मिन्नतें करूँगी। जितना आपका फ़ीस है हम दे तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे मैडम जी कि हम आपके फ़ीस दे दें जितना हमारे पास में है। अब फिर वो अपना बैग खोलती है, नोटों की गड्डी निकालती है और मैडम के आगे रख देती है। मैडम जी, हमारे पास में अभी यही है। हम आपसे वादा करेंगे जैसे गोविंद सही हो जाएंगे, हम कुछ न कुछ व्यवस्था करके आपका पूरा फीस हम दे देंगे। तांत्रिक मैडम नीलमा को देख रही थी और नीलमा भी तांत्रिक मैडम को देख रही थी। अभी भी आंखों से आंसू निकल रहा था। तब पूछती है कि नोट की गड्डी कितने हैं, कितना है ये। नीलमा बताती है कि मैडम इतने हैं ये। तब तांत्रिक मैडम कहती है मुझसे, आशीष से, आशीष इस नोट की गड्डी को अब रख दो, लेकिन गिनती कर लेना। इसके बाद अब वहाँ पर सब कुछ तैयारी होने लगती है, तांत्रिक मैडम की जाने की तैयारी। तांत्रिक मैडम उस लड़की का दुख सुन करके पिघल चुकी थी। उनको लगने लगा कि इतनी दूर से लड़की आई है, अब मदद तो करना ही पड़ेगा। चलो कम पैसा सही, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके बाद दोपहर तक कार रेडी हो चुकी थी, जिसमें तांत्रिक मैडम, नीलमा और आशीष और जेसिका, सारे के सारे लोग सवार हो चुके थे। तांत्रिक मैडम ही कार चला रही थी। अगली सीट पर जेसिका बैठी हुई थी, जैसा हमेशा बैठा करती थी। पिछली सीट पर आशीष बैठे हुए थे
और नीलमा बैठी हुई थी। आशीष थोड़ा सा अलग महसूस कर रहे थे। वो बिल्कुल अलग सा, ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे बैठ करके सही नहीं किया हूँ। थोड़ा अलग लग रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। जरा से भी टच हो जाता था नीलमा से तो शरीर में कुछ अलग महसूस होने लगता था, जो आशीष को सही नहीं लगता था। तांत्रिक मैडम देख रही थी पीछे से। आशीष, बात क्या है? तुम्हें सही नहीं लग रहा है पीछे बैठना? तब तांत्रिक मैडम को जवाब देते हैं आशीष, मैडम ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज कुछ अलग सा लग रहा है। तांत्रिक मैडम गाड़ी रोक देती हैं। जेसिका कहती है, जेसिका आप चले जाओ पिछली सीट पर, और आशीष तुम अगली सीट पर आ जाओ। ना जाने ऐसा तांत्रिक मैडम ने क्यों किया था। क्या वो समझ गई थी कि कुछ न कुछ बात नीलिमा के साथ में है, जो आशीष महसूस कर रहे हैं। आखिरकार सफ़र शुरू हो जाता है। अब लंबा सफ़र था, अब टाइम भी लगता है। पहुंचने पे अब रात हो जाती है। आज जो नीलिमा का घर है वहीं पर तांत्रिक मैडम को रुकाया जाता है, और वहाँ से कुछ दूरी पर गोविंद का घर था, लेकिन रात का समय था, वहाँ पर जाना अभी उचित नहीं था। तांत्रिक मैडम कहा कि जैसे सुबह होगा हम रेडी होकर के गोविंद के घर पर चलेंगे, गोविंद को देखेंगे, और इसके बाद हम उस जगह पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर ये घटना घटी थी। मैं उस जगह के बारे में छानबीन करना चाहती हूँ। जब सुबह होता है, सबसे पहले नीलिमा गोविंद के घर लेके जाती है। एक नज़र में गोविंद को देखती है तांत्रिक मैडम, और उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोविंद सही से जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अभी भी लग रहा है कि अभी उनकी डर खत्म नहीं हुई है। कुछ देर के लिए आँख खोलते हैं, और शरीर तो बिल्कुल सूख चुका था। नीलिमा कह रही थी कि गोविंद बहुत हष्ट-पुष्ट थे, लेकिन देखो आधे से अधिक शरीर इनका खत्म हो चुका है। ना सही ढंग से खाना खाते हैं, ना सही ढंग से सो पाते हैं। डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैडम जी सही हो जाएंगे ना? बार बार नीलिमा पूछ रही थी तांत्रिक मैडम से। तब तांत्रिक मैडम कहती है, चिंता मत करो, लेकिन हमें उस जगह पर लेकर चलना जहाँ पर यह घटना का शुरुआत हुई थी। हम उस जगह पर देखना चाहते हैं। तब नीलिमा कहती है कि ठीक है मैडम, हम अभी चल सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहाँ पर हमारे साथ ये सब घटना घटी थी। कार में सवार होते हैं, इसके बाद पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ पर कोई घर नहीं था, वो तो जंगल झर था, रोड का किनारा। और वहाँ पर अब जो बता रही थी नीलिमा कि यहाँ पर हम रात को हमें एक पुराना घर जिसका दीवार सफ़ेद रंग से पुता हुआ था, जो दूर से ही चमक रहा था, दूर से आकर्षित कर रहा था कि यहाँ पर घर है। और तभी तो गोविंद को नज़र आ गया था। उस बरसात भरी रात में हम उस घर के अंदर चले गए थे शरण लेने के लिए। हमसे तो यही गलती हो गई थी। बार बार इसी विषय पर दोहरा रही थी नीलिमा। तब तांत्रिक मैडम कहती, आप अब बिल्कुल सही जगह बताओ कि आपने कहाँ पर अपनी बाइक रोकी थी और कहाँ पर ये घर था। तब नीलिमा सब कुछ बताने लगी कि तांत्रिक मैडम, हमारी बाइक रोड के बगल में खड़ा था यहाँ पर, और यहाँ से चंद दूरी पर, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये घर यहाँ पर हमें रात को दिखाई पड़ा था। लेकिन कमाल की बात है, जैसे सुबह होता है हाँ वो घर गायब हो जाता है। रोने लगती है। तब तांत्रिक मैडम समझाती है कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, अब आप लोग हट जाओ और हमें छानबीन करने दो। आखिरकार तांत्रिक मैडम अपना छानबीन करने लगती है। साथ में जेसिका होती है। उनका बैग होता है जिसमें जो कुछ सामान है तंत्र मंत्र का, जेसिका ले रखी थी। उसमें से कुछ सामान निकालती हैं और फिर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगती है। एक जगह पर बैठ जाती है, आंखें बंद कर लेती है और फिर जैसे ध्यान में जुट गई हो। जब उनकी आंख खुलती है तांत्रिक मैडम की, जब साधना में जुटी हुई थी, आंखें बंद कर लिया था, तब अपने आप को एक अंधेरी दुनिया में पाती हैं। वहाँ देखती हैं, वहाँ पर तो बहुत सारी आत्माएं इधर से उधर घूमती रही है। मतलब एक नज़र में तांत्रिक मैडम को पता लग जाता है कि ये जगह जो है ये आत्माओं से भरी हुई है। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर कभी न कभी ऐसा घर रहा होगा जिसके अंदर में ये सब खेल हुआ होगा। कोई ना कोई घटना यहाँ पर घटी होगी, लेकिन वो घटना अभी समझ में नहीं आ रहा था। तब तांत्रिक मैडम कहती है,
नीलिमा को बुला करके आप मेरे पास में आओ और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब देना। उस घर का दरवाज़ा किस साइड में था जब आप लोग का नज़र आया था? नीलिमा बताती है कि मैडम बस यहीं पर दरवाज़ा था, पुराना सा दरवाज़ा था जो उस टाइम में बंद था। और जब हम घर में घुस जाते हैं, खिड़की थी, खिड़की से रोशनी आ रही थी, जब बिजली चमक रही थी, तो इस जगह पर एक लकड़ी का अलमारी था जिसका दोनों पल्ला खुला हुआ था। हवा का झोंका जब आता था तो दोनों पल्ले आपस में टकराने लगते थे और उसी में से वो आत्मा निकली थी जो एक औरत की आत्मा थी। पहले तो वो धुएं के शक्ल में थी। हाँ, मैं गोविंद को बता रही थी कि पीछे देखो, लेकिन गोविंद को नज़र नहीं आ रही थी, वो मुझे नज़र आई थी। और वो धुएं के जो शक्ल में आई थी वो इंसानी रूप धारण कर लिया था। मैं देखा था एक नज़र में वो 30-35 साल का एक औरत थी जिसके बड़े बड़े बाल था, बड़ी बड़ी आंखें थी, देखने में सुंदर भी लग रही थी। ये सब कौन है मैडम? क्या मेरे गोविंद सही हो जाएंगे ना? तब तांत्रिक मैडम कहती है हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमें रात को आना पड़ेगा। अब जितनी जानकारी हमने पा लिया, मैं समझ गई हूँ ये जगह हॉन्टेड है। यहाँ पर कभी घर रहा होगा किसी ज़माने में, और घर में कुछ न कुछ ऐसी घटना घटी होगी, ऐसी वजह से ये जगह हॉन्टेड बन चुकी है। यहाँ पर आत्माओं का वास है। अब तो घर नहीं रहा, लेकिन आत्माएं आज भी इसी जगह पर फंसी पड़ी हैं। वो छटपटा रही है इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। एक ही जगह पर कुछ आत्माएं कैद नजर आ रही है। अब रात को जो होगा हम बाकी देखेंगे। नीलिमा अभी भी उसकी आंखों में आंसू था, उसको डर लग रहा था। बार बार पूछ रही थी कि मैडम जी मेरा गोविंद सही हो जाएगा ना, मेरा गोविंद सही हो जाएगा ना। तब तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के कहती है कोशिश पूरा करेंगे, इसी काम के लिए तो हम आए इतनी दूर से चल करके। ये काम पूरा हम जल्द से जल्द करेंगे। हम रात में आएंगे, लेकिन रात में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हमने जगह देख लिया, हम जान चुके हैं कि हमें क्या क्या करना है। इसके बाद रात की तैयारी होने लगती है। आधी रात को तांत्रिक मैडम की पूरी टीम यानी जेसिका, आशीष और तांत्रिक मैडम अपनी कार से उसी जगह पर पहुंच जाती है। आज भी अंधेरी रात थी। जब 12 बज जाते हैं तब तांत्रिक मैडम उसी जगह पर जहाँ जहाँ उन्होंने निशान लगा रखा था, जो नीलिमा ने बताया था कि यहाँ पर दरवाज़ा था इस घर का, और इसके अंदर जाकर के कुछ ही दूरी पर वो लकड़ी का अलमारी थी बड़ी वाली, उस जगह पर उन्होंने निशान लगा रखा था। वो लकड़ी का जो अलमारी थी उसी जगह पर जा कर के बैठ जाती है, दीपक जलाती हैं, पूजा पाठ करती है, और फिर अपना तंत्र क्रिया उनका शुरू हो जाता है। आंखें बंद हो जाता है। अपनी जो आत्माएं शक्ति है उनको आदेश देती है कि जाओ उस आत्मा को ढूंढ के ले आओ जो गोविंद को परेशान कर रही है। आत्माएं अपने काम पर लग जाती हैं, लेकिन वो आत्मा तो हाथ में नहीं आती है। आ करके तांत्रिक मैडम के कान में बताती है कि नहीं, वो आत्मा यहाँ पर नहीं है, बाकी और आत्माएं हैं, आप कहो तो हम उनको लेके आए। तब तांत्रिक मैडम मना कर देती कि नहीं, और आत्मा को हमें छेड़ना नहीं है, हमें उसी आत्मा को पकड़ना है जो गोविंद को परेशान कर रखी है। अगर यहाँ पर आत्मा नहीं है तो फिर कहाँ है, आप लोग पता करो। सबको आदेश देती है। इसके बाद जो आत्माएं होती हैं वो सब इधर उधर चली जाती है, हर दिशा में चली जाती है। कुछ देर तक वहाँ पर बिल्कुल खामोशी रहती है। तांत्रिक मैडम तो अपने आंख बंद करके बैठी हुई थी, सामने दीपक जल रहा है, और जो जेसिका है वो भी तांत्रिक मैडम के बगल में बैठी हुई, वो भी इंतजार कर रही है। कार में बैठे हुए थे आशीष, कार में बैठ करके अब निगाह रखे हुए थे तांत्रिक मैडम पर, जेसिका पर। अब उनका काम तो यही था, सुरक्षा का दृष्टि से। जब कुछ देर हो जाता है ना, तब उनकी कार डगमगाने लगती है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भूकंप आ गया है। कार का गेट खोलते ही नीचे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कार के बाहर नहीं होता है। कार हिलने लगती है, मतलब कार में कोई ना कोई तो आत्मा जरूर है। उस टाइम में जेसिका का आवाज़ लगाते हैं, जेसिका जेसिका इधर आओ इधर आओ। जेसिका भाग के आती है, पूछती है आशीष क्या है क्या है। तब बताते हैं आशीष कि देखना, मैं कार में बैठा हुआ था, कार हिलने लगी थी, मुझे लगा कि भूकंप आ गया है, लेकिन जब मैं नीचे उतरता हूँ तब भी देख रहा हूँ कि ये कार ऐसे हिल रही है।
कुछ न कुछ इस कार में है, कहीं आत्मा इसी कार में तो नहीं है। अब जेसिका तांत्रिक तो थी और उसको भी लग चुका है कि कोई न कोई आत्मा इस कार के अंदर में है, मौजूद है इस टाइम में। लेकिन तांत्रिक मैडम जो थी अभी भी आंखें बंद करके बैठी थी। इस टाइम में उनको छेड़ना सही नहीं था। तब जेसिका अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगती है। तब अब जेसिका को इतना तो पता चल जाता है कि इस कार के पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है, बैठी हुई है, एक औरत है। तब वो एकदम रुकती नहीं है, तांत्रिक मैडम के पास दौड़ती हुई जाती है। तांत्रिक मैडम को उस साधना से उठा देती है। मैडम जी, जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हो ना, वो तो कार के अंदर बैठी हुई है। इतना ही कहना था कि तांत्रिक मैडम उठ के खड़ी हो जाती है, जेसिका के साथ कार में आ जाती है और फिर अपना तंत्र मंत्र कार पर करने लगती है। अभी भी कार हिल रही थी, जैसे उसके अंदर में कोई शक्ति आ गई हो। तांत्रिक मैडम आदेश देती है कि हम जान चुके हैं, तुम इसी के अंदर में हो। अब अपना भला चाहती हो तो कार से बाहर निकल करके और मेरे सामने में आ जाओ। लेकिन अभी भी वो आत्मा कार से निकल नहीं रही थी। वो कार को अभी भी हिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कार के अंदर में भूकंप चल रहा है। आखिरकार आशीष है तो बहुत डर गए थे और जेसिका, तांत्रिक मैडम दोनों अपना अपना काम कर रही थी। तब तांत्रिक मैडम कहती है जेसिका से कि जेसिका, तुम एक काम करो, शायद वो बाहर आना नहीं चाहती है, तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, तुम अंदर जाओ। तब जेसिका घबरा जाती है। क्या मैडम, मैं अंदर जाऊं? कहीं मुझ पर हमला कर देगी तब? तब तांत्रिक मैडम कहती है, मैं हूं ना। वो चाहती है कि उससे कोई आ करके मिले, तुम जाओ और उससे बातचीत करो, वो तुम्हें बुला रही है, मैं इतना जान चुकी हूं। जेसिका का हालत खराब था, डरी हुई थी, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन तांत्रिक मैडम का आदेश था। तब वो पिछली सीट का मैंने गेट खोलती है और अंदर चली जाती है, सीट पर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पर कोई भी आत्मा, कोई भी प्रेतात्मा उनको नज़र नहीं आती है। लेकिन बाहर में तांत्रिक मैडम की निगाहें लगी हुई थी। तांत्रिक मैडम देखती है कि एक परछाई सी एक पल की नज़र आती है और वो जो जेसिका बैठी हुई थी उसके शरीर में दाखिल हो जाती है। इतना तो देख चुकी थी। इसके बाद जेसिका कुछ देर के लिए अपना होश खो बैठती है, वो सीट पर गिर जाती है। यही वो पल है कि तांत्रिक मैडम जल्दी से उस कार में दाखिल हो जाती है। जेसिका को अपने वहाँ बाहों में पकड़ लेती है, कहती है, तुम होश में आओ, होश में आओ। जेसिका आंखें खोल देती है, कहती है, तुम वही आत्मा हो ना, तुम जेसिका के शरीर में आ चुकी हो, तुम उस लड़की को क्यों तंग कर रही हो जिसका नाम है गोविंद। उसके परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसकी जो प्रेमिका है वो भी बहुत एकदम उसकी हालत ख़राब हुआ पड़ा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मज़ा मिल रहा है? जेसिका जो थी, शरीर तो उसका था लेकिन आवाज़ बदल चुकी थी, आवाज़ बहुत भारी थी। तब कहने लगी कि मैंने उनको अपने घर में बुलाने का निमंत्रण थोड़ी दिया था, मैं तो अपना घर में बैठी हुई थी, अपनी जगह पर बैठी हुई थी और वो लोग आकर के हमें डिस्टर्ब कर दिए थे। मुझे गुस्सा आ गया था और तब मैंने ऐसा काम किया था। मैं तो उस लड़के को अब चाहती हूँ कि आज उसकी आत्मा मेरे पास में रहे। मैं एकांत में रहती हूँ, यहाँ और भी आत्माएं हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मैं उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं उस लड़के पर मोहित हो चुकी हूँ और उस लड़के की आत्मा को अपने साथ में रखना चाहती हूँ। अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। जिद पर अड़ जाती है, जेसिका भारी आवाज़ में बोलने लगती है। तब तांत्रिक मैडम समझाती है कि देखो, वो लड़का अच्छे परिवार का है, उसकी शादी होने वाली है, अब तुम ऐसा क्यों कर रही है? उसको छोड़ दो, उसको अपने पास में उसको रहने दो, उसके साथ में ऐसा कुछ गलत हरकत मत करो। लेकिन जेसिका अभी भी उसी आवाज़ में बोल रही थी कि नहीं, वो लड़का मुझे पसंद आ चुका है, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तांत्रिक मैडम बहुत समझाती है कि देखो, अपना जीत छोड़ दो, तुम अपने घर में चले जाओ, हम तुम्हें कभी कुछ भी कष्ट नहीं देंगे, जैसे तुम रहती आई हो वैसे ही रहते रहना, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे।
लेकिन जब अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और वो चीज़ तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। अगर मैं अपनी शक्ति को पूरी तरह से पालन करूं तो तुम 1 मिनट में मेरी कैद में आ सकती हो। हमारे पास में एक बहुत पुराना कुआं है, वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आज भी कैद हैं। हम उस कैद में तुम्हें डाल देंगे, और फिर तुम रोती रहोगी। तुम उस कुएं से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। तांत्रिक मैडम बहुत समझाती है, और तब आखिरकार वो प्रेतात्मा राजी हो जाती है कि चलिए मैं अब उसको छोड़ देती हूँ, तो क्या मैं अपने जगह पर सुरक्षित रह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत शोर होता है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई और जगह मिल जाए। तांत्रिक मैडम कहती है कि नहीं, रहना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। अगर मैं इस जगह पर छेड़छाड़ करूँगी तो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। वो बहुत सारी आत्माओं को मैं देख रखा हूँ जो इस जगह में कैद हैं, और वो आज़ादी के लिए रास्ता ढूंढ रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको छेड़छाड़ मैं करूँ। अगर वो बाहर निकल जाएगी तो लोग बाग के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जिस तरह से तुम रहती आई हो और उसी तरह से रहो। लेकिन एक गुजारिश है मेरी, आज के बाद तुम किसी को नज़र मत आना। और तब वो कहती है, आत्मा जेसिका के रूप में जो बैठी हुई थी, अंदर बैठी हुई थी भारी आवाज़ में, कि मैडम मैं क्या करूं, मैं कभी न कभी तो बाहर निकलती हूं घूमने फिरने के लिए। मैं नहीं चाहती हूं, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद आ गया था, और तब मैंने ऐसा साहस किया था। अब मैं नहीं करूंगी। आखिरकार समस्या अब वहीं पर समाप्त होती है। अब जो गोविंद है ना, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल जैसे पहले हालत में थे और उस हालत में आ चुके हैं। और जो नीलिमा हैं और गोविंद की शादी भी हो चुकी है। और जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, शादी वादी हो जाती हैं, और तब तांत्रिक मैडम के पास में आते हैं दोनों लोग। तांत्रिक मैडम नीलिमा को देख कर बड़ा खुश होती है और पूछती है, यही गोविंद है, यही है ना पहले वाला, अब देख लो पहले की हालात और अब की हालात। और तब नीलिमा हाथ जोड़ कहती है कि सब आप ही की वजह से ये हुआ मैडम, नहीं तो गोविंद को तो हम खो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब गोविंद बच नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि हुई तो हमारा गोविंद बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हम आपका बाकी पैसे लेके आए हैं। तांत्रिक मैडम हंसने लगती है और कहती है, शादी का तोहफा समझ करके मेरी तरफ से तुम अपने पास में रख लो। सब लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं कि आखिर तांत्रिक मैडम आए हुए लक्ष्मी को कैसे मना कर रही हैं। आशीष भी चौंक के देखते हैं, जेसिका भी चौंक के देखती हैं कि तांत्रिक मैडम ये क्या बोल रही है। तांत्रिक मैडम समझाती है और कहती है, ये जो पैसा मेरे लिए लाई हो ना, अब एक शादी का उपहार समझ लो मेरी तरफ से, और तुम लोग खुश रहो। और भी कोई काम हो ना तो मुझे ज़रूर सूचित करना और मिलते रहना। और इसके बाद में वो घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो चुका था। नीलिमा और गोविंद एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और आखिरकार अपनी मंजिल पा ही लिया था। आखिरकार उनकी शादी भी हो गई थी। अब पूरा परिवार उनका खुश था, नीलिमा का परिवार भी और गोविंद का परिवार भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अब वक्त है लोगों का नाम बताने की। ममता दीक्षित कानपुर से, पूनम सेठी जी, रश्मि पवार जी, कमलेश साहू जी, रजनी सिंघल जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, ब्रजेश यादव सुल्तानपुर यूपी से, गणपत चौहान जी, जयप्रकाश जायसवाल जी, और हैं बलविंदर सिंह जी, पुष्पलता अग्रवाल जी, मलकियत सिंह जी, दीपमाला जोशी, प्रमोद जाग जी, दिलीप कुमार जी, विक्रम सिंह जी, रेखा जी, सतीश चंद्रा जी, प्रभास कुमार उत्तर प्रदेश, बीना जी, अनुराग जी, साकिर हुसैन लखनऊ से, अशोक जी अलीगढ़ से, निहार सिन्हा जी शिलोंग मेघालय से, वैभव देशकर महाराष्ट्र से, एस.के. शर्मा देहरादून से, सत्यदेव गुप्ता जी, शैलेंद्र कदम नीमच मध्य प्रदेश से, जितेंद्र पटेल अहमदाबाद से, पूरनचंद बड़ोत्रा जी राजस्थान से, रुपेंद्र कुमार जी, राजकुमार खरवार जी, यूएस तिवारी जी लोहारी सिरसा से, प्रयागराज से, रोबीना कोइराला, महेंद्र कुमार राजपूत, संजय चोपड़ा, विक्रम सिंह के आल सोनकर, सरजू राय गुजरात से, शंभुनाथ जी,
मंजू पांडे जी, गुलफसा प्रवीण जी, रंजीत त्यागी जी, अनुराग जी, महेंद्र यादव दिल्ली से, बीना ठाकुर, नरेंद्र, शुभेंद्र सिन्हा असम से, सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी, सुधाकर प्रधान, धर्मेश कुमार गौर इंदौर से, कालिस दास जी, इस्माइल शेख, रमेश, सोफिया खान, सुरेश मोहंती, अमित रायपुर छत्तीसगढ़ से, बिनु लखनऊ से, आरसी वर्मा जी, हरीश श्रीवास्तव जी, लक्ष्मी मोहरे मध्य प्रदेश खंडवा से, अरुण कुमार तिवारी जी छत्तीसगढ़ से, बिनु जी लखनऊ से, देवेंद्र कुमार, आनंद शर्मा जी, मदन जी प्रयागराज से, मूलचंद जी, अब्दुल कादिर कोलकाता से, पूजा शर्मा जी गोहाना हरियाणा से, दिनेश मिश्रा जी लखनऊ से, शैलेंद्र कदम नीमच से, निरुपमा नायक भद्रक उड़ीसा से, ब्रिज मोहन तिवारी जी नागपुर से, भोजराज शर्मा जी गाजियाबाद से, राजेंद्र शर्मा जी जालंधर से, शुभेंद्र सिन्हा, किरण मंडोला विकासपुरी दिल्ली से, देवेंद्र कुमार, दीपमाला जोशी, काश्मीर सिंह हिमाचल प्रदेश से, राजवंत जी पंजाब से, ओपी भाई सिवान से,